हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है डिफरेंशिएशन। फिजिक्स में इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। फिजिक्स समझने के लिए एटलीस्ट बेसिक डिफरेंशिएशन आना आपके लिए ज़रूरी है, चाहे वो आप नीट के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जेई के लिए तैयारी कर रहे हो। ऑल दो जेई वाले बच्चे मैथ्स में उसको काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं, पर वो मौका नीट के बच्चों को नहीं मिलता। तो आज हम उसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, और उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटी बेसिक बातें अपने को समझनी है। पहली बेसिक बात ये है, बेसिकली अगर हम बात कर रहे हैं चेंज की, तो एक होता है यहाँ पर लार्ज डिफरेंस या लार्ज चेंज किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी में। अब उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अब उसको अपने को समझना भी है कि फिजिक्स में इसका कैसे यूज़ आएगा। मान लीजिए कोई भी एक पार्टिकल है, ठीक है, ये ओरिजिन है उसका एक्स एक्सिस पर, और किसी टी टाइम पर उसकी पोजीशन कितनी है, वो 5 है। कुछ टाइम के बाद उसकी पोजीशन कितनी हो गई, 10 हो गई। समझे क्या? ये x इनिशियल उसकी पोजीशन है और x फाइनल ये उसकी फाइनल पोजीशन बता रहे हैं यहाँ पर। तो अपने को क्या निकालना है बेसिकली कि इस इंसान की या इस पार्टिकल की पोजीशन में कितना चेंज आया, ठीक है ना। तो चेंज का मतलब होता है बेसिकली भाई फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो इस पर्टिकुलर केस में वो कितना हो जाएगा, 10 माइनस 5, मतलब सिंपल से कितना आ गया, वो 5 आ गया। तो अगर यहाँ पर ये मीटर्स में है तो ये वैल्यू मीटर में आ जाएगी, अगर वहाँ पर वो सेंटीमीटर में है तो वैल्यू सेंटीमीटर में आ जाएगी। ठीक है, मुद्दा ये नहीं है कि यूनिट क्या होगा, मुद्दा ये है कि बेसिकली ये चेंज को हम गणित में लिखते कैसे हैं। तो अगर बड़ा चेंज होता है, बड़े चेंज को हम लिखते हैं ट्रायंगल से, डेल्टा। मतलब ये हो गया, यहाँ पर मैंने लिख दिया डेल्टा एक्स, मतलब ये सामने वाला जिसको गणित आती है वो समझ जाएगा, बात कर रहा है एक बड़े चेंज की। किस में बड़े चेंज की, एक्स की वैल्यू में, ठीक है ना। तो डेल्टा मीन्स यहाँ पर लार्ज चेंज, किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी में बड़ा चेंज जो एक कंसिडरेबल होता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा एक बड़ा चेंज दिख रहा है इस पार्टिकल की पोजीशन में। और एक चेंज से और हम डील करेंगे, वेरी स्मॉल चेंज। मतलब वेरी स्मॉल मतलब एक नुन्नू सा चेंज भाई। नुन्नू चेंज मतलब यहाँ पर इतना छोटा कि ऑलमोस्ट वो ज़ीरो के पास है। ज़ीरो नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट क्या है, ज़ीरो के पास है। अब इसको मैं यहाँ पर अगर आप लोगों को समझाऊँ, जैसे इसी केस में मैंने उसकी इनिशियल पोजीशन क्या ली है, वो ली है 5 मीटर, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि उसी मूवमेंट पे, मतलब थोड़े से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद उसकी पोजीशन क्या होगी अगर पार्टिकल एक्स एक्सिस का लॉन्ग चल रहा है। तो एक्स एफ अगर मैं लिखूँ उसकी 5.00000001, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, मैं अगर यहाँ चेंज निकालना चाहूँ तो चेंज वही रहेगी डेफिनेशन, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो वो जो आएगा वो कितना आएगा, 5.00000001 माइनस 5। तो ये अगर आप देखोगे तो ये 0.0000 और यहाँ पर 0.0001 मीटर होगी। मतलब ये ज़ीरो नहीं है बट ऑलमोस्ट ज़ीरो के आसपास है, मतलब बहुत छोटा चेंज है। अब इस ऐसे छोटे चेंज को गणित में हम कैसे लिखते हैं, डी एक्स। डी यहाँ पर ABCD वाला नहीं है, ये डी बताता है वेरी स्मॉल चेंज, मतलब टेंड्स टू ज़ीरो। अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म में जाऊँ तो हम इसको लिखते हैं भाई लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो। बट यहाँ पर मैं उतनी मतलब डिटेल मैथ्स में नहीं जा रहा हूँ, बहुत सिंपल सी बात है, अपने को समझनी है खासकर नीट के लिए। तो डी मतलब यहाँ पर क्या है, वेरी स्मॉल चेंज या इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज, ये रिप्रेजेंट करता है मैथ्स के अंदर, ठीक है। अब और थोड़ा सा आगे हम चलते हैं। भाई बचपन से एक चीज़ हम सीखते आते हैं कि एक पार्टिकल है, मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया था कि जो पार्टिकल की किसी टाइम पर यहाँ पर जो इनिशियल पोजीशन थी वो कितनी है, 5 मीटर है। कुछ टाइम के बाद, ठीक है, उसकी जो पोजीशन हो गई वो पोजीशन हो गई 10 मीटर। अब ये टाइम टी इनिशियल हम मान लेते हैं कुछ 2 सेकंड पे बात कर रहे हो। कितने सेकंड पे बात कर रहा है, 2 सेकंड पे। और ये 10 जो उसकी पोजीशन है फाइनल, मान लीजिए वो कुछ 5 सेकंड के बाद की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से टी फाइनल जो हो जाएगा वो 5 सेकंड्स हो जाएगा। तो बचपन से एक
फॉर्मूला हम सीख कर आते हैं। अगर मैं इस पार्टिकल की वेलोसिटी निकलना चाहूँ, ठीक है ना, और वो वेलोसिटी या स्पीड जो रहेगी इसकी, सिंपल सा हम क्या लिखेंगे भाई, कितना डिस्टेंस उसने चला अपॉन कितने टाइम में। तो डिस्टेंस कितना चला उसने, 5 बाय कितने टाइम में, 3 सेकंड में। तो 5/3 मीटर पर सेकंड उस पार्टिकल की स्पीड आ जाएगी। यहाँ जो हमने स्पीड निकाली है वो स्पीड है बेसिकली एवरेज, ठीक है ना, कुछ टाइम इंटरवल में। मतलब वो टाइम इंटरवल भी कंसिडरेबल है, मतलब आप देखोगे तो बड़ा चेंज है टाइम में। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा टेक्निकल भाषा में लिखूं, तो टेक्निकल भाषा में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से कि x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल, या फिर डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, जो कि एवरेज स्पीड की क्या होती है, डेफिनेशन होती है। आगे हम बेसिकली इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करें हम लोग। मान लीजिए मेरे पास ये क्या है, एक पोजीशन टाइम ग्राफ है इसी पार्टिकल का, ये x और ये t, और ये कुछ यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका पोजीशन टाइम ग्राफ है इस तरीके से, ठीक है। मैंने कोई एकदम एग्जैक्ट नहीं बनाया, बस रैंडमली ऐसे ही बना दिया। पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, पर पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं भाई, ये जो मूवमेंट मैंने लिया है यहाँ पर इस ऊपर वाले एग्जाम्पल में, ठीक है, ये 2 सेकंड पर उसकी पोजीशन क्या है, यहाँ पर दिख रही है अपने को 5, और कुछ 5 सेकंड के बाद उसकी पोजीशन मुझे क्या दिख रही है यहाँ पर, वो 10 दिख रही है, ठीक है बच्चों। अब ऊपर हमने देखा था कि भाई जो इसकी एवरेज स्पीड थी, वो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला यहाँ पर आया अपने पास, वो क्या आया, डेल्टा x बाय डेल्टा t लिखा। अब डेल्टा x बाय डेल्टा t को अगर मैं इस ग्राफ पे ड्रॉ करूँ, भाई वो सिंपल सी बात क्या है, वो ये यहाँ से ये वाला डिस्टेंस, ये कितना है यहाँ पर, डेल्टा t है, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर, दिस इज डेल्टा x। समझे बच्चों। अब थोड़ा सा और टेक्निकल उसमें चलते हैं। मैं क्या करता हूँ भाई, यहाँ पर एक सीकेंट ड्रॉ कर दूँ इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। सीकेंट वो लाइन होती है जो किसी भी कर्व को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती जाती है। तो इस पर्टिकुलर केस में मान लीजिए ये सीकेंट जो है, ये सीकेंट कुछ एंगल बना रही है यहाँ पर थीटा। क्या बना रही है, थीटा। तो यहाँ से थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो इस सीकेंट का अगर मैं स्लोप निकालूँ, तो स्लोप जो आ जाएगा इस पर्टिकुलर केस में, वो स्लोप कितना होगा बच्चों, वो सिंपल सा हमने जो ऊपर लिखा वो कितना, डेल्टा x बाय डेल्टा t। तो यहाँ से एक बात समझने वाली है, हम किसी भी अगर एक वैल्यू की एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालना चाहते हैं, ठीक है ना, मतलब x t के रेस्पेक्ट में एक एवरेज कैसे चेंज कर रहा है, वो सिंपल सा यहाँ से अपने को क्या दिख रहा है, वो है स्लोप ऑफ सीकेंट के बराबर। मतलब ये सिंपल सा क्या है यहाँ पर, tan थीटा होता है। जब टाइम इंटरवल क्या है, अच्छा खासा बड़ा है, मतलब हम उसको कंसिडर कर सकें, ये ग्राफ पे ड्रॉ कर सकें। अब इसी एग्जाम्पल से मैं थोड़ा सा आगे आप लोगों को समझाता हूँ, जो ऊपर हमने पीछे ये वाला एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। इस केस में अगर हम बात करें अभी, ठीक है, सेम ग्राफ में, तो सेम प्लॉट पर अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ कुछ इस तरीके से, भाई ये यहाँ पर x है और ये t है, ठीक है, और इसका ग्राफ कुछ ऐसे वेरी कर रहा है। समझे बच्चों। और ये हमारी क्या थी, इनिशियल पोजीशन, और यहाँ हमने ये इसकी फाइनल पोजीशन ली थी। अरे समझे क्या। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये एक सीकेंट ड्रॉ की। ये सीकेंट क्या बता रही थी, बेसिकली इस पर्टिकुलर पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी इन 2 टाइम इंटरवल के बीच में है। अब वो टाइम इंटरवल मैं बहुत छोटा करना चाहता हूँ, तो छोटा अगर मैं करूँगा इसको, भाई ये यहाँ पर कितना था पहले, ये आई थिंक 2 था, और ये कितना था यहाँ पर 5 लिया था, ठीक है। मैं और छोटा करूँ इसको, मैं 5 की जगह कितना कर दूँ, अभी 4 कर दूँ, तो पॉइंट का यहाँ पर होगा। तो स्लोप ऑफ सीकेंड जो हो जाएगा वो अभी कुछ ऐसा हो जाएगा, ये लाइन बनेगी। अरे बनेगी ना बच्चों, ठीक है ना। तो ये लाइन यहाँ पर अभी आ गई जब टाइम कितना था, 4 सेकंड था। अब मैं और छोटा करना चाहता हूँ डिफरेंस टाइम का, तो डिफरेंस और छोटा करूँ मैं अगर अभी, तो मैं अभी 4 के बजाय उसको 3 कर देता हूँ, मतलब 3 कहीं यहाँ पर आ गया,
तो और 2 और 3 के बीच का जो यहाँ पर डिफरेंस है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और आएगा नहीं आएगा, वो सीकेंट आप देखो और पीछे की तरफ उसका स्लोप चेंज होता जा रहा है टाइम के साथ, मतलब क्योंकि डिफरेंस कम हो रहा है अभी, ठीक है ना, तो उसके साथ साथ उसका स्लोप भी चेंज हो रहा है। अब मैं और छोटा चेंज कर दूँ, मैं टाइम इंटरवल अभी यहाँ पर कितना ले लिया था, 1 सेकेंड लिया था, और छोटा कर दिया मैंने, आधा सेकेंड ले लिया, मतलब ये 2.5 पर मैंने ड्रॉ किया इसको। तो अभी 2.5 पे और इसको अगर ड्रॉ करोगे आप तो ये कैसा दिखेगा, ये दिखेगा स्लोप कुछ इस तरीके से, अरे दिखेगा ना बच्चों, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं ऑलमोस्ट इसको ज़ीरो कर दूँ, मतलब मैं इसकी वैल्यू जो ले लूँ वो वैल्यू क्या ले लूँ, 2.00001 सेकेंड पे जाके ड्रॉ कर दूँ। ऑलमोस्ट वो जो मैं टाइम ड्रॉ करूँगा वो टाइम कहाँ होगा, 2 के आसपास ही होगा यहाँ पर। अरे होगा नहीं होगा बच्चों, अरे होगा नहीं होगा। तो जब अगर ये टाइम इंटरवल इतना छोटा हो गया और उस मोमेंट पर अगर हम बात करें अभी, ठीक है, तो जो हमारी अभी सीकेंट हो जाएगी वो सीकेंट ये बनेगी, और वो सीकेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो सीकेंट कन्वर्ट हो जाएगी अपने सिंपल सा टेंजेंट में। तो मुद्दा अपने को बेसिकली ये डिस्कस करना था, ठीक है, कि अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो तो वो जो सीकेंट था, मतलब वो जो एवरेज वैल्यू थी, वो एक बेसिकली बड़े टाइम इंटरवल के लिए वो इस जगह पर वो सीकेंट किस में कन्वर्ट हो गई, टेंजेंट में। तो यहाँ अगर हम निकालेंगे उसको, ठीक है भाई, चेंज तो मैंने भी यहाँ भी लिया है, ठीक है ना, तो वो चेंज या उस जगह पर जो स्पीड होगी वो हो जाएगी उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड चेंज इन पोजीशन, मतलब यहाँ पर अगर हम पहले लिख रहे थे एवरेज को क्या लिख रहे थे भाई, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। अब मैंने बोला डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो है, मतलब ऑलमोस्ट जीरो के आसपास है, जीरो नहीं है। तो डेल्टा टी या टाइम इंटरवल बहुत छोटा है तो ऑब्वियस सी बात है चेंज इन पोजीशन भी बहुत छोटा होगा। तो अपन को ये कहानियाँ ना करके सीधा मैंने बोला जब चेंज बहुत छोटा हो तो हम डेल्टा को लिख देते हैं डी एक्स और डेल्टा टी को लिख देंगे डी टी। ये बन जाती है क्या यहाँ पर, इंस्टेंटेनियस इसकी स्पीड, एक मूवमेंट की स्पीड, और ये किसके इक्वल है, बेसिकली स्लोप ऑफ टेंजेंट के इक्वल। और यही चीज़ है बेसिकली डेरिवेटिव, ये है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं भी यहाँ पर लिखने वाला हूँ, आप लोगों को एकदम तोते की तरह याद रहे। पीछे वाली कहानी बस समझाने के लिए थी, अगर अपने को एक बार को नहीं भी समझी तो चलेगा, बट ये बात जो मैं बोल रहा हूँ ये तोते की तरह एकदम रटा रहे आपको। बेसिकली डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो होता है या फिर डिफरेंशिएशन का, है ना, डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव इज बेसिकली क्या होता है, जिसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। और ऊपर आप ही लोगों ने देख ही लिया, इसको हम कैसे लिखते हैं, जैसे मैंने बोला भाई यहाँ पर सीधा सीधा डी एक्स बाई डी टी एक एग्जाम्पल लेकर हमने समझाया, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, वो क्या बताएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी। अरे समझे बच्चों, अरे समझे क्या। अब आगे इसकी, ये तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ ली, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या रहेगा इसका, ठीक है, समझे बच्चों, ठीक। अब इसका डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन हम समझाते हैं यहाँ पर। भाई मान लो कोई भी एक y फंक्शन है, किसका फंक्शन है, वो x का फंक्शन है, तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, वो क्या कहलाएगा, वो हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको लिखे कैसे, कोई पढ़ा लिखा आदमी अगर अपनी कॉपी देखे या अपने नोट्स देखे, उसको समझ जाए कि हमने इसका डेरिवेटिव क्या है। तो नोटेशंस क्या हो सकते हैं डेरिवेटिव के, अलग अलग आपको दिखेंगे। जैसे मैं अगर बोलूँ y इक्वल्स टू एफ एक्स का डेरिवेटिव, तो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज डी वाई बाय डी एक्स, इसको y डैश भी लिख सकते हैं, y डॉट भी लिख सकते हैं, और कई सारे आते हैं कॉमनली। मैंने बोला अपने को ज़्यादातर ये दिखेंगे खासकर नीट की किताबों में, ठीक है, अपने को इतने से ही मतलब रहना चाहिए।
समझे बच्चों? तो यहाँ पर ये बात हो गई किसकी, नोटेशंस की। तो अब आगे चलते हैं भाई, डिफरेंट रूल्स जो बेसिकली फिजिक्स में अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, उसके बारे में हम यहाँ पर अभी चर्चा करते हैं। समझे क्या? जो पहला रूल होगा वो है इसका रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, रूल्स ऑफ डेरिवेटिव। तो पहला रूल, अगर बोलो कोई भी एक कांस्टेंट है y इक्वल्स टू सी और c एक कांस्टेंट है, ठीक है, तो अगर ऐसे केस में हम इसका डेरिवेटिव करें dy बाय dx dt किसी के रेस्पेक्ट में भी हमेशा कितना होगा, वो ज़ीरो होगा। समझे क्या? तो ये तोते की तरह आपको याद रहे। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने रख देता हूँ। मान लीजिए y इक्वल्स टू 1 है, इसका मैं डेरिवेटिव करूँ तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, dy बाई डी एक्स सीधा सीधा ज़ीरो हो जाएगा। और अगर मान लीजिए y इक्वल्स टू मैं पाई कर दूँ तो पाई भी तो एक कांस्टेंट होता है भाई, तो ऐसे केस में इसका dy बाई डी एक्स वो कितना हो जाएगा, ज़ीरो। इवन मैं dy बाई डी टी भी लिख सकता हूँ, उसके रेस्पेक्ट में भी इसका आंसर क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। अरे समझे क्या बच्चों? अब मान लो y इक्वल्स टू मैं क्या कर दूँ, g है, और g यहाँ पर क्या है, वो है ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ठीक है। ग्रेविटेशन कांस्टेंट का आपने नाम सुना होगा, वो न्यूटन्स के ग्रेविटेशन लॉ में आता है, ठीक है। तो dy बाय dx इस केस में करेंगे, इसका आंसर भी क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। मतलब कोई भी एक कांस्टेंट हो, ठीक है, किसी भी तरीके का, पर अगर वो कांस्टेंट बोल दिया हमने तो उसका डेरिवेटिव अपने को हमेशा क्या मिलने वाला है, वो ज़ीरो मिलने वाला है। अगला रूल जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होगा खासकर नीट के क्वेश्चंस में, ठीक है, पावर रूल। दूसरा रूल जो है वो रूल कौन सा है, दैट इज़ पावर रूल। अब पावर रूल क्या स्टेट करता है, हमारे पास मान लीजिए कोई भी एक फंक्शन है y, वो x की पावर n इस तरीके से लिखा हुआ दिख रहा है अपने को। और ऐसे केस में अगर अपने को डेरिवेटिव करना है तो सिंपल अपने को कुछ नहीं करना भाई, dy बाई डी एक्स है ना, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर हम इसको y डैश भी लिख सकते हैं। तो बड़ी आसान सी बात है, ये जो पावर होती है ना, पावर इसकी, ठीक है, वो पावर आ जाती है मल्टीप्लाई में बाहर, ठीक है, और उस पावर में से एक माइनस कर देते हैं, ये अपने को क्या देगा, x का डेरिवेटिव, या सॉरी y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में। तो इसी को हम पावर रूल बोलते हैं। अरे समझे क्या बच्चों? अरे क्लियर है? बट कुछ एक कॉमन सी बातें मैं आपको यहाँ पर लिखने समझाना चाहता हूँ। अब इस रूल को अप्लाई करने के लिए कुछ बेसिक पावर्स की वैल्यू आप लोगों को यहाँ पर मैं लिखा रहा हूँ। भाई किसी भी की पावर ज़ीरो होना उसका मतलब क्या होता है, वन होना, ठीक है, मतलब वो कांस्टेंट हो गया, ठीक है। रूट एक्स ऑल्दो पता होता है बच्चों को, फिर भी मैं लिख रहा हूँ, तो उसकी वैल्यू मतलब क्या है, एक्स की पावर हाफ हो जाएगा। वहीं अगर मैं इस तरीके से लिख दूँ एक्स रूट ये एन, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्स की पावर वन बाय एन, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर इसको वन बाय एक्स की पावर एन लिखूँ तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स की पावर माइनस एन रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये कुछ पावर्स के बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रहे इस रूल को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसी पे बेस्ड। पहला क्वेश्चन, ठीक है, सिंपलेस्ट केस लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, y इक्वल्स टू एक्स है हमारे पास, ठीक है। तो इसका अगर हम सॉल्यूशन लिखें, पहले आप जब भी पावर रूल लगाएं तो सबसे पहले ये देखें कि यहाँ पर पावर कितनी है। पावर कितनी है इस केस में, वन है, ठीक। तो पीछे अभी हमने क्या बताया, dy बाय डी एक्स अगर करेंगे तो वन बाहर, x की पावर वन माइनस वन मतलब कितना आ गया, ज़ीरो। तो x की पावर ज़ीरो मतलब कितना हो गया, वन हो गया। तो अगर पावर वन हो, डिग्री वन हो, और उसका हम डेरिवेटिव करें तो सिंपल से अपने को क्या मिलता है, तो इसकी पावर इसका आंसर कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी पे बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, y इक्वल्स टू, अगर मैं x की पावर यहाँ पर 5 लिखूँ तो अपना जो आंसर होगा बड़ा सिंपल सा हलवा आंसर है, dy बाई डी एक्स। भाई 5 को हम मल्टीप्लाई में ले लेंगे और यहाँ से 5 में से 1 माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा, 5x की पावर 4 हो जाएगा। समझे क्या बच्चों? चलिए एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। y इक्वल्स टू रूट एक्स ले लेते हैं। इस केस में जो अभी हमने पीछे बताया था, इसका मतलब होता है पावर हाफ होना किसी भी चीज़ की। तो इस केस में अगर हम डेरिवेटिव करें इसका, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों,
हाफ बाहर और x की पावर हाफ माइनस 1, तो यहाँ से क्या आ गया x की पावर माइनस हाफ बाय 2, तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी आ जाएगी 1/2 रूट एक्स, इसका आंसर हो जाएगा। समझे क्या? चलिए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक, अब मैं जैसे यहाँ पर लिख दूँ y इक्वल्स टू 1/√t। मैंने जान के x नहीं लिखा क्योंकि हमेशा x नहीं मिलेगा अपने को। ठीक है, तो यहाँ पर t वेरिएबल है दूसरा, तो पहले तो हम इसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे। इसका मतलब क्या है t की पावर माइनस हाफ है, तो ऐसे केस में dy/dx नहीं लिखेंगे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। x कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। हम क्या लिखेंगे इस केस में dy/dt लिखेंगे कि वो दूसरा वेरिएबल क्या है वो t है। तो इसमें dy/dt की जो वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चों कितनी होगी माइनस हाफ बाहर और t की पावर माइनस हाफ माइनस 1, तो आंसर कितना आ गया इसका -t-3/2। ठीक है, और बाय 2 यहाँ से इसका वैल्यू रहेगी, तो माइनस इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2t की पावर 3/2 भी इसको लिख सकते हैं। समझे क्या बच्चों? ठीक है, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं इसी पर बेस्ड। ठीक है, चलिए अब अगले रूल पे चलते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट रूल जो है जो यूज़ होगा आगे फिजिक्स में, थर्ड कांस्टेंट मल्टीप्लायर रूल। क्या है? कांस्टेंट मल्टीप्लायर रूल। तो कांस्टेंट मल्टीप्लायर रूल में अब यहाँ पर कैसा गिवन होगा अपने को फंक्शन y इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट, और मान लीजिए यहाँ पर कोई फंक्शन है वो, मान जैसे हमने पीछे ही पढ़ा कि x की पावर n है, एक एग्जाम्पल लिया हमने। ठीक, अब c यहाँ पर क्या है कांस्टेंट, तो ऐसे केस में क्या करना है कांस्टेंट को छूना ही नहीं है आपको। ठीक है, तो dy/dx ऐसे फंक्शन का क्या होगा c को एज इट इज रहने देंगे, हम डेरिवेटिव करेंगे किसका x की पावर n का डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, अब x की पावर n का जब डेरिवेटिव करेंगे आप लोग तो हमें किस चीज़ से करना है वो पावर रूल से, तो कितना हो जाएगा भाई n बाहर और उसकी पावर में से 1 माइनस, ये इसका आंसर हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। y इक्वल्स टू हम यहाँ पर अगर ले -1/x लिख लेते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करें पहले, -x -1 इसकी पावर होगी, अरे होगी ना बच्चों। तो ऐसे केस में अगर हम dy/dx लिखेंगे, भाई -1 तो क्या है कांस्टेंट है, उसको छूना ही नहीं है, दिख रहा है ना यहाँ पर 1, ये माइनस क्या है मतलब -1 मल्टीप्लाई है, और फिर पावर रूल लगा दें -1 और उसमें से एक पावर माइनस, तो ये कितना आ जाएगा माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, x की पावर -2 इसका क्या आ जाएगा वो डेरिवेटिव आ जाएगा। अरे होगा ना बच्चों? ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन y इक्वल्स टू हम लिख दें 2x की पावर 2 लिख दिया हमने इस तरीके से। तो इसमें भी बड़ी सिंपल सी बात है, अपने को क्या करना है भाई dy/dx 2 को एज इट इज़ रहने देंगे, और जो इसकी पावर है उस पावर को बाहर मल्टीप्लाई में ले लेंगे और उसकी पावर में से एक माइनस कर देंगे, तो इसका आंसर अपने पास क्या आ गया 4x आ गया। अरे समझे प्यारे बच्चों? ठीक है, एक आधा एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम इसका। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल्स टू इसकी जो पावर है वो कुछ इस तरीके से 2√t हमने लिख दिया। क्लियर? तो यहाँ से dy/dt अगर मैं लिखूँ तो 2, ठीक है ना, और यहाँ पर जो पावर है इसको सिंप्लीफाई कर लें वो हाफ है, तो हाफ बाहर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और उसकी पावर में से -1 हो जाएगा, तो 2 उड़ेगा, t की पावर -हाफ, सिंपल सा आंसर हो गया। या फिर इसको सिंप्लीफाई करके नीचे ले जाएं तो 1/√t भी इसका आंसर हो सकता है। समझे क्या? तो ये क्या आ गया अपना कांस्टेंट मल्टीप्लायर रूल आ गया। चलिए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल है अपना सम रूल। अब सम रूल में क्या होगा भाई, एक साथ कई सारे तुम्हारे जो फंक्शंस होंगे वो ऐड होंगे। ठीक है, तो फोर्थ रूल इज सम रूल। तो सम रूल में कुछ भी ऐसा नया नहीं है। मान लीजिए कोई भी एक फंक्शन है y दो चीज़ों का मल्टीप्लाई है, u प्लस वी, या सॉरी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सम है u प्लस वी या माइनस वी। ठीक है, u और v ये दोनों फंक्शंस हैं किसके, x के।
मतलब u भी एक x का फंक्शन है, ठीक है, और जो v है वो भी एक x का फंक्शन है, ठीक। ऐसे केस में अगर हम डेरिवेटिव करना चाहें तो कुछ नहीं करना अपने को, dy बाई डी एक्स, मतलब u का डेरिवेटिव कर दें अलग से, v का डेरिवेटिव कर दें, और वो प्लस साइन है तो प्लस साइन के साथ पुट कर दें, माइनस साइन है तो माइनस साइन के साथ पुट कर दें, मतलब डी यू बाय डी एक्स प्लस माइनस डी वी बाय डी एक्स कर दें। इसको और तरीके से ऐसे लिखते हैं, वाई डैश इक्वल्स टू यू डैश प्लस वी डैश, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं, समझे क्या। और एक बात समझनी, यहाँ पर ये दो फंक्शन के लिए ही एप्लीकेबल नहीं होता, तो दिस ऑपरेशन कैन बी एप्लीकेबल फॉर एनी नंबर ऑफ फंक्शंस, तो it is applicable for any number of functions, कितने भी नंबर ऑफ फंक्शंस के लिए ये वैल्यू यहाँ पर या इस फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। दो चार एग्जांपल से इसको समझते हैं हम लोग। जैसा पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, पहला क्वेश्चन हमारे सामने y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, सिंपल सी एक बात यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो इस केस में अपन क्या करेंगे भाई, तीन फंक्शन दिख रहे हैं आपको, ये इनका डेरिवेटिव करना है और आंसर रख देना है। डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, पहला फंक्शन एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर में अपन क्या लगाएंगे कि भाई यहाँ पर एक्स की पावर है कुछ, ठीक है, तो सीधा सीधा 2 जो है उसको बाहर ले आएंगे और उसकी पावर में से एक माइनस कर देंगे, प्लस 2, ये कांस्टेंट मल्टीप्लायर और पावर रूल एक साथ लगेगा, यहाँ पर कितनी हो जाएगी, इसकी पावर हो जाएगी 1 माइनस 1 0, और 1 है कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0 होगा, तो यहाँ पर कितना आ गया 2x प्लस 2 इस फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। अरे भाई समझे, अरे समझे बच्चों, चलिए एक दो क्वेश्चन हो लेते हैं। मैं s इक्वल्स टू यहाँ पर क्या लिख दूँ, t की पावर 5 प्लस 2t प्लस पाई लिख देता हूँ, ठीक है। ऐसे केस में इसका डेरिवेटिव करें तो ds बाई डी टी, इस केस में dy बाई डी एक्स नहीं होगा, ना तो यहाँ y है ना यहाँ पर x है, यहाँ पर s और t दो अपने को वेरिएबल्स दिख रहे हैं, तो ds बाई डी टी लिखेंगे 5 t की पावर 4 पावर रूल से, यहाँ पर कांस्टेंट मल्टीप्लायर रूल, ये कितना हो जाएगा 4t और पाई का डेरिवेटिव 0। अरे समझे क्या बच्चों, चलिए एक आध क्वेश्चन और लेते हैं इसी पे बेस्ड, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है अपने पास इसी पर्टिकुलर रूल पर बेस्ड, y इक्वल्स टू यहाँ अगर हम लिखें 1/√t माइनस 2/t की पावर 5/2, ऐसा लिख दिया मैंने। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें हम लोग, इसका मतलब क्या, t की पावर -½ है, -2, और यहाँ जो हो जाएगा वो t की पावर कितनी हो जाएगी -5/2, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर पावर आ जाएगा, ये सिंप्लीफाई करा। अब इस केस में हम निकालेंगे dy बाई डी टी, तो dy बाई डी टी जब आप निकालोगे तो पहले में आप पावर लगाओगे -1/2 और t की पावर कितनी हो जाएगी -3/2, समझे क्या मेरे प्यारे बच्चों। अब माइनस साइन वैसे लगा रहते हैं, अब यहाँ पर 2 t की पावर -5/2 का हम जब डेरिवेटिव करेंगे -5/2 बाहर, और t की पावर कितनी हो जाएगी -5/2 -1। अरे क्लियर बच्चों, तो यहाँ से जो आंसर आ गया t की पावर -3/2 अपॉन 2 माइनस में, और ये माइनस माइनस यहाँ से +5 t की पावर -7/2, इसका आंसर हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करें तो अब ये जो माइनस वाली पावर्स हैं वो नीचे चली जाएंगी, तो -1/2 और t की पावर 3/2 भी इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर। अरे क्लियर, उसके बाद +5 अपॉन t की पावर 7/2 क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले रूल पे चलते हैं। अगला रूल है बेसिकली प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल में हमें क्या करना है भाई, दो अपने पास फंक्शन का मल्टीपल दिखेगा y, तो u और v का मल्टीपल है, और u और v किसके फंक्शन है, x के फंक्शन है। ऐसे केस में अगर हमें डेरिवेटिव करने के लिए बोलेगा तो हम क्या करेंगे भाई, dy बाई डी एक्स, तो पहले बार आप डेरिवेटिव करेंगे u का, dy बाई डी एक्स, और v को एज इट इज रहने देंगे, प्लस
अब पहले फंक्शन को वैसे ही वैसे रहने देंगे, उसके बाद आप किसका डेरिवेटिव करेंगे, सेकंड फंक्शन का, मतलब v का, dy बाय dx। तो बहुत सिंपल सा रूल है, y डैश में क्या लिखना है, u डैश v प्लस u v डैश। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, प्रोडक्ट रूल कैसे लगाना है अपने को भाई, ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, फर्स्ट सेकंड। तो प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए पहली बार में आप क्या करेंगे, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव कर देंगे, दूसरे को एज इट इज रहने देंगे, तो ये अपने पास वैल्यू है। फिर प्लस क्या करेंगे, पहले फंक्शन को वैसे ही रहने देंगे, दूसरे का डेरिवेटिव कर देंगे, तो ये वाला टर्म आ जाएगा अपने पास। तो बहुत सिंपल सी बातें हैं अपने को यहाँ पर ध्यान रखनी है ये रूल अप्लाई करते वक्त। एक आध क्वेश्चन इसका ले लेते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अभी अपने पास है नहीं, अभी आएंगे जब हम बेसिकली और फंक्शंस का डेरिवेटिव सीख लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर आपको कांस्टेंट मल्टीप्लायर रूल बेसिकली उसका प्रूफ यहाँ पर सिखाता हूँ। मान लीजिए 16x² मेरे पास एक फंक्शन है, अभी तक तो मैंने बोला भाई कांस्टेंट है तो उसको छूना ही नहीं है, तो छूना ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना, आपको प्रोडक्ट रूल लगाना नहीं है उसमें, ठीक है। बट इसका प्रूफ हम प्रोडक्ट रूल से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ क्या है, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, 1 2। और y डैश करना है अपने को, y डैश करेंगे तो हम 16 का डेरिवेटिव करेंगे, 16 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0 इंटू x² वैसे का वैसे ही रहेगा, छूना ही नहीं उसको, ठीक है। प्लस क्या कर देंगे, अब 16 को वैसे ही वैसे रहने देंगे, अब x² का डेरिवेटिव करेंगे, तो x² का डेरिवेटिव कितना होता है, 2x होता है, तो y डैश अपने पास कितना आ गया, 32x, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चों, ये होता है प्रोडक्ट रूल, ठीक है। आगे और एग्जाम्पल्स आएंगे, ठीक है। चलिए अगले रूल पे चलते हैं। अगला रूल है क्वोशिएंट रूल, मतलब क्वोशिएंट मतलब डिवीजन रूल। तो यहाँ अगर हम बात करें क्वोशिएंट रूल की, तो क्वोशिएंट रूल में ठीक हमारे पास एक y फंक्शन होगा जो दो चीज़ों का डिवीजन होगा, u और v का। u और v किसके फंक्शन है, x के फंक्शन है यहाँ पर। तो ऐसे केस में मुझे y डैश अगर लिखना है तो y डैश लिखना बड़ा आसान है, हलवा सी बात है। नीचे जो डिनोमिनेटर में आपकी चीज़ है उसको स्क्वायर कर दें, ठीक है। और फिर उसके बाद जो ऊपर वाला फंक्शन है, मतलब न्यूमरेटर में क्या लिखना है, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, नीचे वाला वैसे के वैसा, माइनस उसके बाद क्या करेंगे, नीचे वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाला वैसे के वैसा। समझे क्या, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, जब हम दो चीज़ें डिवीजन में दिख रही हूँ तो वैसे केस में अगर अपने को डेरिवेटिव करना है तो जो नीचे वाली चीज़ है, नीचे वाली चीज़ उसका स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद न्यूमरेटर में लिखेंगे, न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाला वैसे के वैसे, उससे ये वैल्यू मिलेगी। फिर दूसरे उसमें माइनस करके नीचे वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाला वैसे के वैसा। अरे समझेगा बच्चों, ये है क्वोशिएंट रूल। अब इसको अप्लाई करना सीखते हैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है। एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, s = t-1/t+1 है, तो इसका मुझे डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव करना है कुछ नहीं भाई, ds/dt करना है अपने को। तो अभी पीछे सीखा हमने, ये चीज़ है u और ये चीज़ है v, मतलब नीचे जो v है उसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर, उसको छूना ही नहीं, ऐसे के ऐसे रहने दो। उसके बाद ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो ऊपर वाले में क्या क्या चीज़ें, दो चीज़ें दिख रही हैं, t और -1। तो t का डेरिवेटिव तो होगा 1 और 1 का डेरिवेटिव होगा 0, तो 1 - 0, और नीचे वाला फंक्शन t+1 एज इट इज़ रहेगा ना बच्चों, माइनस। अब क्या करें आप, नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे में क्या है, t+1 है, तो 1 + 0, भाई t का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 होगा, और 1 का डेरिवेटिव 0 होगा। अब अगली चीज़ में उसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले से, t-1 एज इट इज़। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें अपन, तो सिंप्लीफाई अगर आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, t+1 माइनस ऑफ t-1 ब्रैकेट में, और नीचे क्या है, t+1 का होल स्क्वायर। समझे मेरे प्यारे बच्चों, तो t+1 माइनस t+1 डिवाइड बाय t+1 का होल स्क्वायर, यहाँ से ये और ये कैंसिल होगा, तो अपने पास जो ds/dt आ जाएगा फाइनली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 2/t+1 का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव होगा। क्लियर बच्चों, इस तरीके से हम क्या करते हैं, बेसिकली क्वोशिएंट रूल को अप्लाई करते हैं। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं इसी पे बेस्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लेंगे इस पर वो है
ये आपकी स्क्रीन पर अभी फ्लैश होने वाला है, y इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस तरीके से एक फंक्शन अपने पास, इसका हम डेरिवेटिव करना चाहते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद ऊपर वाला क्या है, ऊपर है x, तो x का डेरिवेटिव होता है 1, नीचे वाले को मल्टीप्लाई में ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x प्लस 0। अरे होगा ना बच्चों, और ऊपर वाले को ऐसे के ऐसा, ऊपर वाला है x। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं अपन, तो नीचे ऊपर क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे क्या होगा, सॉरी एक अगले फंक्शन में क्या होगा 2x स्क्वायर हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझे क्या बच्चों, तो यहाँ से डी वाई बाय डी एक्स जो होगा वो होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये मेरे पास डी वाई बाय डी एक्स आया। क्लियर बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कोशेंट रूल अप्लाई करते हैं। चलिए अगले टाइप ऑफ फंक्शंस के डेरिवेटिव पे चलते हैं। अब यहाँ हम सीखेंगे बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ऊपर बेसिक रूल तो हमने सीख लिए, अब वो आगे कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस हैं उनका डेरिवेटिव करना सीखेंगे। तो अगला जो टॉपिक है दैट इज डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अगर हम बात करें, पहला जो आपके दिमाग में आता है वो आता है साइन थीटा। तो यहाँ अगर हम इसका डी वाई बाय, क्योंकि भाई यहाँ पर एक्स नहीं है, यहाँ थीटा मैंने वेरिएबल लिया है, तो वाई इक्वल्स टू साइन थीटा अगर है तो हम लिखते हैं डी वाई बाय डी थीटा। अगर यहाँ एक्स होता तो नीचे आता है डी वाई बाय डी एक्स। चलो एक्स ही ले लेते हैं, साइन एक्स। तो यहाँ से क्या आएगा डी वाई बाय डी एक्स। तो कितना होगा ये बच्चों, यहाँ पर बेसिकली क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव। समझे क्या। दूसरा फंक्शन जिसका हम डेरिवेटिव करेंगे कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स वो हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स। तीसरा फंक्शन जो आपके दिमाग में एकदम से आता है ट्रिग्नोमेट्री में आता है टेन एक्स। तो डी वाई बाय डी एक्स जब आप लिखेंगे तो इसका डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है। चौथा आपके दिमाग में आएगा y इक्वल्स टू को सेक एक्स। ठीक है। तो कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव जो अपने सामने आएगा वो होगा क्या, ये होगा माइनस ऑफ बेसिकली कॉसेक एक्स कॉट एक्स। अरे समझे क्या। उसके बाद पांचवा फंक्शन y इक्वल्स टू आपके सामने अभी आएगा सेक एक्स। तो सेक एक्स का जो डेरिवेटिव होगा डी वाई बाई डी एक्स वो क्या होता है सेक एक्स टेन एक्स। छठा फंक्शन एक ही बचा y इक्वल्स टू यहाँ पर कॉट एक्स। तो इसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स जो आएगा अपने सामने वो आएगा बेसिकली माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स। अरे समझे क्या बच्चों, अरे समझे क्या। तोते की तरह इन छः के छः फंक्शंस का आपको डेरिवेटिव याद रहे। मेनली ज़्यादातर जगहों पर 1 और 2 मतलब साइन एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव फिजिक्स में ज़्यादा यूज़ होता है कंपैरेटिवली बाकी जो यहाँ पर फंक्शंस हैं उनके। ठीक है। अब इसको कई जगह बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्या कंफ्यूज होते हैं कि भाई कई जगह पर माइनस आ रहा है और कई जगह पर प्लस आ रहा है। तो जिनका नाम सी से स्टार्ट हो रहा है ना, सी से, देखो कॉस कॉसेक और कॉट, इनका डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। ठीक है। ये बस याद रखने का तरीका है और यहाँ पर ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। समझे क्या। कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसी पे बेस्ड। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं हम लोग। तो y इक्वल्स टू अपने सामने x साइन x, इस तरीके से एक डेरिवेटिव है या फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव अपने को करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर क्या दिख रहा है, दो फंक्शन क्या है मल्टीप्लाई में है, तो क्या लगेगा यहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में हम क्या करते हैं भाई, पहले x का डेरिवेटिव करेंगे, x का डेरिवेटिव होगा 1,
उसके बाद साइन का डेरिवेटिव करेंगे, साइन का डेरिवेटिव अभी पीछे दिखा कितना होता है cos x, प्लस अब क्या करेंगे, सॉरी बच्चों मैंने ये गड़बड़ कर दी स्टेप में, पहले x का डेरिवेटिव करेंगे, तो x का डेरिवेटिव जो होगा वो कितना होगा, वो होगा आपका 1, और साइन को एज इट इज़ रहने देंगे। उसके बाद प्लस क्या करेंगे, हम करेंगे अभी x को ऐसे के ऐसे रखेंगे और साइन का डेरिवेटिव करेंगे, और साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, वो होता है cos x। तो इसका आंसर सिंपल सा क्या हो गया, sin x प्लस x cos x। अरे क्लियर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में अगर आप यहाँ पर देखेंगे y इक्वल्स टू एक्स बाय 10x, ऐसा मेरे पास एक फंक्शन है, इसका मुझे डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ अपने को दो चीज़ें किस में दिख रही हैं, वो डिवीजन है, ये u है ये v है। तो dy बाई डी एक्स हमने सीखा था ऐसे केस में, जब दो चीज़ें डिवीजन में होती हैं, यहाँ लगेगा कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या स्टेट करता है भाई, 10x मतलब नीचे वाले का स्क्वायर, और उसके बाद ऊपर चले जाएँ, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर में है x तो x का डेरिवेटिव 1, नीचे वाला वैसे के वैसा 10x रहेगा, माइनस अब क्या करेंगे इसमें हम लोग भाई, ऊपर वाले को वैसे के वैसे रखेंगे, नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो 10x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर x। अरे समझे क्या बच्चों, अरे समझे क्या। तो यहाँ अपने पास जो आंसर हो जाएगा वो आंसर आएगा 10x माइनस एक्स सेक स्क्वायर x अपॉन 10 स्क्वायर x, ये इसका डेरिवेटिव हो। एक बात का और ध्यान रखें, ये जो रूल है ये रूल एप्लीकेबल है जब x किस में होगा, x होना चाहिए रेडियंस में, ये किस में, x किस में होना चाहिए, रेडियंस में। अगर रेडियन में नहीं हुआ तो अपने को फिर पहले उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है, मतलब डिग्री में रहा तो उसके बाद ही ये रूल यहाँ पर हम अप्लाई कर पाएंगे। समझे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगले डेरिवेटिव पे चलते हैं। अगला डेरिवेटिव है बेसिकली लॉग का, ठीक है। तो लॉग डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। तो फंक्शन में कुछ ऐसा लिखा होगा y इक्वल्स टू ln x, या फिर y इक्वल्स टू लॉग बेस ex, मतलब नेचुरल लॉग बोलते हैं हम इसको, नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव रहता है। तो बड़ा आसान सा डेरिवेटिव होता है इसका, dy बाय डी एक्स, जो भी इस नेचुरल लॉग के अंदर बैठा है उसका रेसिप्रोकल 1/x। सिंपल सी बात है, तोते की तरह याद रहे सबको। अरे समझे क्या बच्चों, अरे समझे क्या। तो अब इस पे बेस्ड ये 2-4 क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। क्वेश्चंस हैं y इक्वल्स टू, अपने पास एक फंक्शन है x ln x, यहाँ पर क्या दिख रहा है आप लोगों को, दो फंक्शन का मल्टीपल। तो दो फंक्शन का मल्टीपल है अपने पास, तो सीधा सीधा प्रोडक्ट रूल, पहले हम x का डेरिवेटिव करेंगे, x का डेरिवेटिव 1 होगा, ln x वैसे के वैसे रहेगा, प्लस अब अगली बार में x को वैसे के वैसे रखेंगे, ln x का डेरिवेटिव वो कितना हो जाएगा 1/x। तो यहाँ से ये और ये उड़ जाएगा, सिंपल सी बात क्या आएगी, ln x प्लस 1 हो जाएगा आंसर इसका। अरे क्लियर है, अरे क्लियर है, ठीक। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस्ड। y इक्वल्स टू हम कुछ लिख लेते हैं कि भाई ln x बाय x एक फंक्शन है, इसका हम डेरिवेटिव करना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, कोशेंट रूल लगाएंगे। तो कोशेंट रूल में क्या होता है भाई, dy बाय डी एक्स अगर कर रहे हैं हम लोग तो सिंपल सा नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद जो ऊपर चीज़ है ln x है उसका डेरिवेटिव कितना होगा 1/x, और नीचे वाले को वैसे वैसे रहने देंगे, माइनस अब क्या करेंगे हम लोग, ऊपर वाला फंक्शन वैसे के वैसे रहेगा, नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे है क्या चीज़ x, x का डेरिवेटिव 1 होगा, ये यहाँ से कैंसिल, आंसर कितना आ गया 1 माइनस ln x अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चों, ये आ गया लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव। अब अगला फंक्शन और लास्ट फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव अपने को आना चाहिए, वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है ना। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करते हैं हम यहाँ पर, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अपने पास मान लीजिए y इक्वल्स टू ई की पावर x है,
समझे क्या? ठीक है, तो ये एक फंक्शन गिवन है, ई एक कांस्टेंट होता है जिसको एक्सपोनेंट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसे केस में अगर अपना डेरिवेटिव करना है, ये बच्चों का फेवरेट रहता है। क्यों फेवरेट रहता है मैं भी समझाता हूँ। वो इसलिए कि इसके डेरिवेटिव याद करने में ज़्यादा टेंशन होती नहीं, इसका डेरिवेटिव खुद वही रहता है, ई की पावर एक्स ही रहेगा, अनटिल अनलेस इसकी पावर में कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई ना हो। अरे समझे क्या बच्चों? तो बड़े हलवे सी बात है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसी पे बेस्ड। पहला क्वेश्चन, y इक्वल्स टू 3ex प्लस एक्स। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव अगर हमें करना है dy बाय dx, तो क्या करोगे आप लोग भाई? यहाँ पर लगाएंगे हम सम रूल। तो 3ex का डेरिवेटिव, तो 3 एज इट इज, ex भी वैसे ही रहेगा और x का डेरिवेटिव 1। हलवा, क्या है? हलवा। अगला क्वेश्चन, y इक्वल्स टू ex ln x, इसका डेरिवेटिव अपने को करना है। तो dy बाय dx अगर करना है तो ये दो चीज़ों को मल्टीपल इसमें दिख रहा है, हम लगाएंगे क्या? मल्टीप्लाई रूल। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल बोलते हैं हम इसको। ये u हो जाएगा, ये v हो जाएगा। तो पहले हम ex का डेरिवेटिव करेंगे, ex वैसे का वैसे रहेगा, ln x v वैसे का वैसे रहेगा क्योंकि हमने डेरिवेटिव किसका किया है? ex का किया है। उसके बाद हम पहले फंक्शन को वैसे का वैसे लिख देते हैं ex, और दूसरे फंक्शन मतलब ln x जिसको हमने लिया उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 1/x। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों? ex ln x प्लस ex/x। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर अपने को मिला। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पर ये कहानी इसकी ख़त्म होती है। अब एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रूल होता है और बच्चों को उसमें जनरली प्रॉब्लम आती है। ठीक है, चेन रूल या फिर आउटसाइड इनसाइड रूल। तो बड़े आसान तरीके से मैं आपको उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेकर आप लोगों को समझाऊंगा मैं इसमें। ठीक है, इसको हम चेन रूल या फिर आउटसाइड इनसाइड रूल भी बोलते हैं। क्या समझना है इसमें? अपने पास क्या है भाई, पीछे वाले जो रूल्स हैं उन्हीं का यूज़ है, बट यहाँ पर डायरेक्ट चीज़ें गिवन नहीं होती। एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, y इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इस टाइप से गिवन है। अब यार यहाँ पर इसको हम डेरिवेटिव कैसे करें? पीछे जो हमने पढ़ा है उसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं था। ठीक है, वहाँ सिंपल सा x का कुछ पावर होता था, तब हम उसको अप्लाई करते थे। तो ऐसे केस में क्या होता है, यहाँ भी हम सिंपल सा क्या देखें कि भाई बाहर से अपने को क्या दिख रहा है फंक्शन। जैसे इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसकी पावर हाफ लिख सकता हूँ मैं। बाहर से मुझे एक चीज़ दिख रही है, वो क्या दिख रही है? किसी भी चीज़ की पावर। तो जब किसी चीज़ की पावर दिखे ना आपको, तो सीधा सीधा उसमें पावर रूल लगाते हैं। तो y डैश अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो y डैश क्या होगा? मुझे यहाँ से बाहर दिख रहा है पावर हाफ, तो मैं पावर रूल लगा दूंगा, हाफ को एज इट इज रहने देते हैं और अंदर बैठी हुई चीज़ वैसी की वैसी रहेगी, अभी उसको छूना नहीं है। ठीक है ना? और पावर रूल में क्या होता था भाई, उस पावर में से एक माइनस कर देते थे। अब अंदर जाने की अपने को चाबी मिल गई इसमें, बाहर से हम अंदर चले गए, हमने अंदर खोल दिया। अब अंदर क्या दिखा अपने को? अंदर दिखा 3 फंक्शंस बैठे हुए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। सिंपल अपने को जो पीछे सीखा था सम रूल यहाँ पर लगा देंगे। इसका डेरिवेटिव कितना होगा? 2x प्लस 2 प्लस 0। अरे होगा ना बच्चों? ठीक है, तो y डैश अपने पास यहाँ से क्या आ गया? वो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, उसकी पावर माइनस हाफ, और नीचे पूरा 2 था, ऊपर वाले में से 2x प्लस 1 भी कॉमन लेंगे, यहाँ से ये और ये उड़ जाएगा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस 1 और ये माइनस हाफ नीचे लेके जा सकते हैं। तो आंसर अपने पास क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये इस पर्टिकुलर फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। अब कुछ जगहों पर आपको इसको सब्स्टिट्यूट करके क्या करेंगे? डेरिवेटिव करना सिखाएंगे। वो थोड़ा सा मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगता है पर्सनली, इसलिए मैं उसको बच्चों को समझाते नहीं, खासकर नीट के बच्चों के लिए। अब जो बच्चा गणित पढ़ रहा है उसके लिए तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, आज नहीं तो कल वो मैथ्स में इसको अच्छे खासा डिटेल में जाके पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं इसी पे बेस्ड। ठीक है, अब मान लो एक फंक्शन है y इक्वल्स टू क्या है अपने पास? एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसकी पावर कितनी है? स्क्वायर है। तो यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ सिंपल सा क्या करेंगे, इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसकी पावर कितनी है? -2 है। अरे है ना?
तो ऐसे केस में अपन फिर से वही करेंगे, जो बाहर से दिखे उसका डेरिवेटिव कर दें। जैसे ई यहाँ पर क्या दिखा, किसी की पावर -2 दिख रही है, सीधा पावर रूल लगा दें, -2 x² + 1 -3। अब अंदर जाने की चाबी मिल गई पावर रूल लगाने के बाद। अंदर क्या दिखा, x² + 1, तो x² का डेरिवेटिव कितना होगा, 2x, और 1 का डेरिवेटिव 0। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से, -4x × x² + 1 उसकी पावर -3। अरे क्लियर है बच्चों, अरे क्लियर है। एक आध क्वेश्चन और लेता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है अपने सामने, y = यहाँ पर हम ले लें कुछ इस तरीके से 1/x + 1 या √x + 1, ये दिखेगा आप लोगों को क्वेश्चन में आगे। तो इसका डेरिवेटिव अगर करना है अपने को, इसको भी सिंप्लीफाई करें। पहले सिंप्लीफाई करने के लिए आपको क्या करना है भाई, x + 1 इसकी पावर कितनी है, -½ यहाँ पर दिख रही है। तो इसका डेरिवेटिव dy/dx कितना मिलेगा, -½ और उसके बाद x + 1 -½ -1, तो वैल्यू क्या मिलेगी इसकी, x + 1 -3/2 / 2 × -1। अरे होगा ना बच्चों, ये मुझे इसका डेरिवेटिव मिल गया। और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, इसको नीचे ले जाएं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x + 1 उसकी पावर 3/2, ये इस पर्टिकुलर फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। अब मान लो कोई भी ऐसे, जैसे हम देख रहे हैं कि y = अपने पास क्या है भाई 2 sin 4x है, इसका डेरिवेटिव करना है। हमने डेरिवेटिव तो सीखा है किसका, sin x का। अब आ गया यहाँ पर 4x। अब क्या करें भाई, कुछ भी नहीं करना, जो रूल सीख के हैं वही लगाएंगे यहाँ पर। dy/dx भाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट को नहीं छूंगे, 2 को एज इट इज रहने देंगे। अब बाहर से आपको क्या दिख रहा है, साइन दिख रहा है पहले, तो साइन का डेरिवेटिव करते हैं बिना सोचे समझे। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। मैंने बोला अंदर बैठी हुई चीज़ को नहीं छूना है, 4x वैसे के वैसे रहेगा। अब अंदर जाने की चाबी मिल गई आपको साइन का डेरिवेटिव करने के बाद। तो अंदर की चाबी जब आपको मिली, अंदर बैठा हुआ दिखा 4x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4, सिंपल सा। तो आंसर क्या आ गया, 8 cos 4x इसका आंसर हो जाएगा। अरे क्लियर है बच्चों, ये मुझे क्या मिल गया, इसका डेरिवेटिव मिल गया। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में क्या है भाई, यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन कैसे दिखेगा आपको, y = a sin ωt + phi। ये आपको फिजिक्स में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। आपको यहाँ चेन रूल लगता है, इसलिए चेन रूल पढ़ा है। ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन, एक जनरल इक्वेशन, ठीक है। एक पार्टिकल जो एसएम करता है उसकी जनरल इक्वेशन कहलाती है। तो ऐसे केस में जब हमसे पूछे कि भाई एक काम करिए, आप बताइए इसकी वेलोसिटी क्या होगी पार्टिकल की, या फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए y का, या मैं चलो यहाँ पर y की जगह x लिख देता हूँ। तो dx/dt जब हम इसका करते हैं तो कुछ नहीं करना है, a यहाँ पर अच्छा लिख देता हूँ, a ओमेगा मतलब छोटा w जो लिखा है, और phi ये क्या है, कांस्टेंट है सारे के सारे, ये क्या है, कांस्टेंट। तो a को एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। और उसके बाद साइन का डेरिवेटिव करेंगे, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, और अंदर क्या है, ωt + phi दिख रहा है आप लोगों को। अरे समझे क्या। अब उसके बाद हम क्या करें भाई, ωt + phi की डेरिवेटिव करें, तो ωt का जो डेरिवेटिव होगा वो ओमेगा होगा, और phi का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट, समझे। तो अपने पास आंसर क्या आएगा, a cos ωt + phi। बड़ा सिंपल सा ये आंसर आ गया अपने साथ। ऑल्दो इसका जो एप्लीकेशन है अपने को कहाँ दिखेगा, मैंने आपको समझाया, वो एसएम में जाके दिखेगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मान लीजिए y = e की पावर कोई भी एक कांस्टेंट है ax, इस तरीके से a यहाँ पर क्या है, एक कांस्टेंट है। तो ऐसे केस में अगर डेरिवेटिव करने को मिले एक्सपोनेंट का, तो dy/dx क्या होगा, मैंने बोला भाई बाहर से अपने को दिख रहा है e, और e का डेरिवेटिव आपका फेवरेट है, उसको एज इट इज लिखते हैं, e की पावर ax लिखते हैं। उसके बाद ऊपर जाने की आपको इजाज़त मिल गई, ऊपर आपको दिखा ax, तो ax का डेरिवेटिव क्या आएगा, सीधा सीधा a तो कांस्टेंट है, सिंपल सा आ जाएगा a। तो अपने पास आंसर क्या आ गया, a e की पावर ax इसका आंसर हो जाएगा। तो a e की पावर ax यहाँ पर इसका आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए
अब एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं आप लोगों को समझाने के लिए। यहाँ पर मान लो y इक्वल्स टू ln ax प्लस b, कोई ऐसा फंक्शन दिखा कि a एंड b यहाँ पर क्या है, वो कांस्टेंट है। तो इस केस में अगर अपने को डेरिवेटिव करना है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा। मैंने बोला भाई आपको क्या करना है, पहले लॉग बाहर से दिख रहा है तो लॉग का डेरिवेटिव करते हैं। लॉग के अंदर जो भी चीज़ बैठी होती है वो रेसिप्रोकल में आ जाती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ax प्लस बी रेसिप्रोकल में आएगा। अब उसके बाद अंदर जाने की आपको इजाज़त मिल गई। अब अंदर दिखा आपको ax प्लस बी, तो सीधा सीधा ax का डेरिवेटिव कितना होगा, a होगा, और b का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, a अपॉन ax प्लस बी, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चों। तो अभी ये डेरिवेटिव की यहाँ पर कहानी ख़त्म हुई। अब थोड़ा सा हम पढ़ते हैं मल्टीपल डेरिवेटिव्स के बारे में। ये तो हमने क्या करा बेसिकली, यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब एक बार डेरिवेटिव निकालना सीखा। तो नीट में ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो ज़रूरत पड़ेगी वो सेकंड डेरिवेटिव तक की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो उसको कैसे निकालते हैं ये समझते हैं थोड़ा सा। मल्टीपल डेरिवेटिव, तो मल्टीपल डेरिवेटिव में मान लो हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है y गोज टू एफ एक्स, एफ यहाँ पर एक कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन शो कर रहा है। इसका हम डेरिवेटिव जब करते हैं तो पहला डेरिवेटिव y डैश या फिर dy बाई डी एक्स हम उसको लिखते हैं, या फिर f डैश x उसको लिखते हैं, समझे क्या। उसके बाद अगर इसका सेकंड डेरिवेटिव करना है तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया उसको एक बार वो डेरिवेटिव करते हैं अपने को सेकंड डेरिवेटिव, तो y डबल डैश लिखते हैं उसको, या फिर d2y बाय डी एक्स स्क्वायर लिखते हैं, या फिर f डबल डैश x लिखते हैं। इसके आगे मान लो तीसरा डेरिवेटिव करना है जो कि ज़रूरत पड़ेगी नहीं आप लोगों को, तो y ट्रिपल डैश लिख देंगे उसको, तो डी क्यूब वाई बाय यहाँ पर क्या हो जाएगा डी एक्स क्यूब, या फिर f ट्रिपल डैश एक्स भी उसको लिख सकते हैं। सो ऑन, ये चलती रहती है कहानी। पर मैंने बोला अपने को यहाँ तक ही ज़रूरत पड़ेगी, इवन यहाँ तक भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फर्स्ट डेरिवेटिव में ही आपके ज़्यादातर काम हो जाएंगे। तो एक एग्जाम्पल लेके यहाँ पर हम समझते हैं। एग्जाम्पल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, y इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 प्लस 3 एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 9। ये इस तरीके से अपने पास एक फंक्शन है, इसका सेकंड डेरिवेटिव अपने को फाइंड करना है। तो सेकंड डेरिवेटिव क्या करेंगे, डी वाई बाय डी एक्स क्या रहेगा 4 एक्स क्यूब प्लस 9 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 0, ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसी का एक बार वो डेरिवेटिव करना है, तो डी स्क्वायर बाय पॉन डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 12 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 18 एक्स माइनस 8, ये आ गया इसका सेकेंड डेरिवेटिव। मान लो इसका थर्ड डेरिवेटिव भी निकालना चाहें हम लोग तो थर्ड डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं। तो थर्ड डेरिवेटिव क्या लिखोगे आप, डी क्यूब बाय डी एक्स क्यूब इक्वल्स टू यहाँ से कितना हो जाएगा भाई 24x प्लस 18, ये क्या आ गया इसका थर्ड डेरिवेटिव आ गया। फोर्थ निकालना है इसका, एक बार डेरिवेटिव कर दें, अपने पास फोर्थ डेरिवेटिव इसका आ जाएगा। अब बेसिकली इसके डेरिवेटिव के क्या क्या एप्लीकेशंस आपको फिजिक्स में यूज़ आएंगे वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे पहला जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। पहला एप्लीकेशन, इसका काम होता है टू फाइंड द स्लोप ऑफ कर्व। तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया सबसे पहले जब स्टार्ट किया था कि डेरिवेटिव का मतलब ही स्लोप ऑफ कर्व होता है, टू फाइंड स्लोप ऑफ कर्व। ठीक, जैसे हमारे पास कोई एक ये y और x का ग्राफ है इस तरीके से, और बोले आपसे इस पॉइंट पर आप क्या करो भाई, इसका क्या करो, एक टेंजेंट का स्लोप निकालो। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको रिलेशन पता होगा y और x में, तो सीधा सीधा क्या कर देंगे आप dy बाई डी एक्स कर देंगे। dy बाई डी एक्स क्या है, दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। समझे क्या, क्लियर बच्चों। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, हमारे पास एक y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये क्या है, एक पैराबोला है,
इस पैराबोला का अपने को स्लोप फाइंड करना है एट x इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, dy बाई डी एक्स, ज़्यादा सोचना ही नहीं, कैसा है, कैसी शक्ल है इसकी, 2x। ये जनरल अपने पास किसी भी पॉइंट पर इस ग्राफ का क्या आ गया, स्लोप आ गया। हमें निकालना है एट x इक्वल्स टू 1, तो x की जगह वो पुट कर दें, x dy बाई डी एक्स 2 होगा, मतलब ये उस पर्टिकुलर जगह पर इस ग्राफ का स्लोप होगा 2। या मान लो हम एक एग्जाम्पल लेना, y इक्वल्स टू साइन x, हमें इसका स्लोप फाइंड करना है एट x इक्वल्स टू कितना भाई 45 डिग्री। ठीक, तो क्या करो आप, dy बाई डी एक्स यहाँ पर क्या रहेगा, cos x रहेगा, रहेगा। तो x की जगह क्या पुट कर दो आप, 45 डिग्री पुट कर दो। तो 45 डिग्री जब पुट करोगे आप, तो cos 45 डिग्री कितना होता है, वो आएगा यहाँ से 1/√2। समझे क्या, क्लियर। ठीक, ये इस तरीके से मैं किसी भी एक इक्वेशन अगर मुझे पता हो एक्स वाई में रिलेशन, तो उसका स्लोप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। दूसरा जो इसका यूज़ होगा वो आएगा रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, रेट ऑफ चेंज। अब रेट ऑफ चेंज तो बिल्कुल इसी चैप्टर में हम सीखेंगे, इसलिए इतना लंबा चौड़ा लेक्चर भी मैंने आप लोगों के लिए लिया है। जैसे पहली बात करें हम वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या चीज़ होती है भाई, हम उसको dx बाई dt लिखते हैं। वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, दूसरा आएगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, डबल डेरिवेटिव या फिर डी बाई डी टी। वो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, आगे और भी इसके एप्लीकेशन आएंगे। जैसे हम फोर्स की अगर बात करें, फोर्स क्या होता है, डी बी बाई डी टी होता है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टी। समझिए, और भी आएंगे, पावर होगी, टॉर्क आएगा। ठीक है, जो कि फिजिक्स में बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आता है। ठीक है, तो अब अगला जो तीसरा इसका आपको एप्लीकेशन यहाँ पर यूज़ आएगा, दैट इज़ टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन। समझे क्या, अरे समझे बच्चों, अरे ये लिखा नहीं जा रहा। हाँ, टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, अब यहाँ पर समझे आप लोग, मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, जैसे साइन का ही ग्राफ ले लो आप लोग। ये साइन का ग्राफ है इस तरीके से। तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है, तो ये कुछ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स पर, ये y है और ये x है, तो यहाँ पर और यहाँ पर फंक्शन क्या अटेंड कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू। और मैक्सिमा बेसिकली क्या होता है, प्लूरल होता है मैक्सिमम का, और इन दोनों वैल्यूज़ पर फंक्शन क्या अटेंड कर रहा है, वो अटेंड कर रहा है मिनिमा, मतलब वो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अरे समझे क्या, तो ग्राफ देख के अगर आप ड्रॉ करना आता है आप फाइंड कर सकते हैं, बट इतने झंझट लेगा कौन। अब मैक्सिमम मिनिमम फाइंड कैसे करना है, मैं आपको कुछ 2 4 5 स्टेप लिखाता हूँ, वो सिंपल से स्टेप आप लोग को फॉलो करने हैं। एक एग्जाम्पल लेके आप लोग को समझाऊंगा, समझे क्या। तो यहाँ मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ आप लोग के लिए, उसके बाद मैं क्या करूँगा, उस पर्टिकुलर फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करूँगा। जैसे हमारे सामने एक क्वेश्चन है y इक्वल्स टू 3x क्यूब माइनस 9x प्लस 1। ये मेरे पास एक फंक्शन है, इस फंक्शन की मुझे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, कितनी होगी। तो टू फाइंड मैक्सिमम और मिनिमा, तो सिंपल से कुछ स्टेप्स हैं। टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा, क्या करना है अपने को, पहली चीज़ फर्स्ट डेरिवेटिव कर दें आप लोग। क्या कर दें, फाइंड, सिंपल सा पहले डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लें। क्या फाइंड कर लें, डी वाई बाई डी एक्स। सेकेंड स्टेप, अब इस केस में हम कर लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 9x² माइनस 9। अरे आएगा ना। दूसरा स्टेप, फाइंड क्रिटिकल वैल्यूज़, फाइंड क्रिटिकल वैल्यू। अब इतनी टेक्निकल भाषा नहीं समझ रही, तो क्रिटिकल वैल्यू का मतलब क्या है, जहाँ पर
फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब डी वाई बाई डी एक्स ज़ीरो होगा। इस केस में डी वाई बाई डी एक्स कहाँ पर ज़ीरो होगा निकाल लेते हैं। 9x² माइनस 9 इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, x² माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो। अरे समझे क्या बच्चों? तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +-1। मतलब अपने पास दो क्रिटिकल वैल्यूज़ आ गई। x की एक वैल्यू है x1 ले लेते हैं 1 और x2 है कितनी, -1। ये दो वैल्यूज़ मिल गई मुझे जहाँ पर क्या कर रही, इस फंक्शन की क्या है, क्रिटिकल वैल्यूज, जहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है, फाइंड डबल डेरिवेटिव डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ द गिवन फंक्शन। वो कितना आएगा इस केस में, हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया था वो आया अपने पास 9x² माइनस 9। तो इसका जो सेकंड डेरिवेटिव होगा वो कितना हो जाएगा, 18x हो जाएगा। अरे समझे क्या बच्चों, 18x अपने पास इसका सेकंड डेरिवेटिव हो गया। उसके बाद क्या है, फोर्थ स्टेप में फाइंड साइन ऑफ डबल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फाइंड साइन ऑफ डबल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट क्रिटिकल वैल्यूज़। मतलब ऊपर जो वैल्यूज़ आई हैं ना x की, उन वैल्यूज़ पर डबल डेरिवेटिव का फंक्शन फाइंड करना है, सॉरी फंक्शन नहीं, साइन फाइंड करना है। तो इसमें दो केस बनेंगे, डबल डेरिवेटिव या तो ग्रेटर देन ज़ीरो का, तो ग्रेटर देन ज़ीरो है इसका मतलब उस पॉइंट पर फंक्शन क्या टेंड कर रहा है, मिनिमा। एट दैट पॉइंट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। समझे क्या? और अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो हो गया, दैट पॉइंट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अरे समझे क्या? तीसरी कंडीशन आना बड़ा मुश्किल होता है, वैसे अगर आ गया वो क्या है, बेसिकली इक्वल टू ज़ीरो, तो दैट पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, जो कर्व है अपना नेचर चेंज करता है, कॉनकेव से कॉन्वेक्स की तरफ या कॉन्वेक्स से कॉनकेव की तरफ। अरे समझे क्या? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। अपने को ये दो केस ही मिलेंगे। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में देखते हैं। इस एग्जांपल में डबल डेरिवेटिव आया 18x। तो पहले एट x इक्वल्स टू 1 पे देखते हैं। तो डबल डेरिवेटिव जो आया था अपना आया था 18x। तो x की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे आप, तो क्या मिल गया बच्चों, 18x जो कि ग्रेटर देन ज़ीरो। तो ये क्या हो गया, वो यहाँ पर मिनिमा अटेंड कर रहा है, ठीक है। और एट x इक्वल्स टू -1 पे चेक करें, तो डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, -18 आ जाएगा, जो कि वहाँ पर क्या होगा, वो मैक्सिमा की वैल्यू रहेगी उस केस में। अरे समझे क्या? अरे समझे क्या? दैट इज़ लेस देन ज़ीरो। वो क्या है, लेस देन ज़ीरो है यहाँ पर। क्लियर बच्चों? तो अब यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है अपने को। अगर तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करें, यहाँ पर y मैक्स फाइंड करनी है, तो अपने को x इक्वल्स टू -1 पुट करना पड़ेगा गिवन फंक्शन में। गिवन फंक्शन क्या था अपने पास, तो पहले फंक्शन लिख लेना, उसके बाद लिखे 3x³ माइनस क्या था, वो था 9x+1। हाँ, तो y मैक्स के लिए x इक्वल्स टू कितना पुट करना है, -1 पुट करना है। तो 3 -1 की पावर क्यूब माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा अभी, 9 -1 + 1। अरे क्लियर क्या? तो ये आ जाएगा -3, ये +9 + 1। तो यहाँ से अपने पास 7 आ गई मैक्सिमम वैल्यू। और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, x की जगह पुट करेंगे हम लोग 1। तो x³ मतलब 1³ -9 × 1 + 1, तो -1 कितना आ गया यहाँ से, +4, तो ये आ गया -5। इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। मैक्सिमम वैल्यू 7 है, मिनिमम वैल्यू -5 है। तो बहुत सिंपल से स्टेप है, एक बार वो रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लें, उसके बाद क्या करें आप, क्रिटिकल वैल्यूज़ फाइंड करें, क्रिटिकल वैल्यू जहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है। उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करें, सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेक करें, उन क्रिटिकल वैल्यूज़ पर ग्रेटर देन 1 है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है, लेस देन 1 है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। वहाँ से पॉइंट मिल रहे हैं, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ नहीं मिल रही है। उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ऊपर गिवन फंक्शन में पुट कर देनी होती है। अरे समझे क्या? ठीक है। तो एक दो एग्जाम्पल और लेता हूँ, उससे और बेहतर तरीके से आपको समझेगा। क्वेश्चन है,
वाई को टू 2x² प्लस x प्लस 1, ये मेरे पास एक फंक्शन है, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है अगर है तो सबसे पहले dy/dx करेंगे हम, ये कितना आएगा 4x प्लस 1। अरे समझे क्या बच्चों, इसके बाद क्रिटिकल वैल्यू, तो x 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -1/4, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या कर लें, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लें। सेकंड डेरिवेटिव कितना होगा इसका, 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर अपने को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, कांस्टेंट आ गया जो कि हमेशा ग्रेटर देन 0 का, ऊपर वैल्यू कुछ भी आई हो, ठीक है। तो यहाँ से समझ गया, या तो फंक्शन मैक्सिमम अटेंड कर रहा है या फिर मिनिमम अटेंड कर रहा है। तो इस केस में क्या अटेंड कर रहा है, वो कर रहा है मिनिमम अटेंड, क्योंकि जो हमारे डबल डेरिवेटिव है वो है ग्रेटर देन 0। तो x इक्वल्स टू -1/4 क्या है, दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा है। अब फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, y मिनिमम कितना होगा, 2 -1/4 कितना हो जाएगा यहाँ से, स्क्वायर प्लस -1/4 प्लस 1। अरे समझे क्या, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा, वही 1/4 का स्क्वायर 1/16 प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा, ये प्लस की जगह -1/4 हो जाएगा प्लस 1। तो यहाँ से क्या करो आप लोग, आप ले लें, ये आ जाएगा 1/8, तो 8 LCM ले लो। तो 8 LCM 1 -2 प्लस 8, तो ये 7/8 इसकी क्या होगी, वो होगी मिनिमम वैल्यू। अरे समझे क्या बच्चों, अरे क्लियर है भाई, ये मेरे पास क्या है, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। अब एक फंक्शन जो और कॉमनली यूज होता है, ठीक है, उसकी अपने को मिनिमम वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है, जैसे y इक्वल्स टू 3 sin x प्लस 4 cos x। इस फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है अपने को। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, dy/dx इक्वल्स टू कितना आ जाएगा भाई, यह आएगा 3 cos x -4 sin x। अरे आएगा ना बच्चों, इक्वल टू 0 कर दें इसको, तो 3 cos x इक्वल्स टू 4 sin x, इसको इधर ले आएँ और 4 को इधर इसके साथ ले आएँ, तो ये कितना आ जाएगा 10x, कितना हो जाएगा यहाँ से, दैट विल बी इक्वल्स टू 3/4, मतलब x आ गया 37 डिग्री। अरे होगा ना बच्चों, x की वैल्यू एक ही है क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है। ऑल्दो मैं आपको बताऊं कि अपने को फिजिक्स में ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऐसे ही फंक्शंस मिलेंगे जहाँ पर एक क्रिटिकल वैल्यू होगी। तो अगर क्वेश्चन पूछा मिनिमम वैल्यू फाइंड करो, तो उसी पॉइंट पर वो मिनिमम अटेंड कर रहा होगा, अगर मैक्सिमम है तो मैक्सिमम अटेंड कर रहा होगा। तो इस केस में अगर आप क्या करें, डबल डेरिवेटिव फाइंड कर लें, तो कितना आएगा वो, -3 sin x -4 cos x। अरे होगा ना। अब हम इसका साइन चेक कर लेते हैं, गिवन फंक्शन में -3 sin 37 डिग्री -4 cos 37 डिग्री, तो वैल्यू देखो भाई, -3 sin 37 डिग्री कितना होगा, 3/5, और ये कितना होगा 4/5, तो ऊपर 16 25, तो -5 क्या आया, जो कि लेस देन 0 है। इसका मतलब एट 37 डिग्री क्या है, फंक्शन अटेंड्स मिनिमम वैल्यू, सॉरी मिनिमम नहीं मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि लेस देन 0 है। तो एट 37 डिग्री फंक्शन अटेंड्स मैक्सिमा। अब वाई मैक्स अगर निकालना है इस केस में, तो वैल्यू पुट कर दें ऊपर वाले केस में, क्या था फंक्शन अपना, 3 sin 37 डिग्री प्लस 4 cos 37 डिग्री, तो 3 sin 37 डिग्री प्लस 4 cos 37 डिग्री, अच्छा पुट कर ही दिया था मैंने, सॉरी, इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है। तो 3 × 3/5 प्लस 4 × 4/5, तो ये आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। ऑल्दो इतना करना नहीं है, ऐसा फंक्शन कहीं भी मिले आप लोगों को, सीधा ध्यान रखें, y इक्वल्स टू a प्लस माइनस sin x प्लस माइनस b cos x। तो फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, y मैक्स, सीधे सीधे √a² प्लस b², समझे क्या। अरे समझे बच्चों, रट्टा मार के रखें, यूज़ होता है ये, ठीक है, इसका एप्लीकेशन आगे दिखेगा आप लोगों को, क्लियर ना। तो आज की क्लास यहीं हम समाप्त करते हैं। अगली लेक्चर में बेसिकली हम इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे किसको, काइनेमेटिक्स को, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का बेसिकली यूज़ है बिल्कुल अभी
अगले बेसिकली सेक्शन में जब हम क्या निकालेंगे, वेलोसिटी निकालना सीखेंगे, एक्सेलरेशन निकालना सीखेंगे। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।